अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। इत्तेहादियों की हुकूमत जाने और निगरां हुकूमत के आने से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुकूमत का काम अवाम की जिंदगियों में आसानी लाना होता है, लेकिन अपने ही बयान के बरक्स रात को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम बरसा दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 290 रुपए से जायद हो गई है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपए पर पहुंच चुकी है। सिर्फ इस माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 37 रुपए से जायद का इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से किए जाने वाली IMF मुआहदे का तसलसल है, जिसके बायस इस वक्त पेट्रोल पर 55 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अवाम से वसूल किए जा रहे हैं। वजारत खजाना की दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 72 रुपए से जायद टैक्स और मुख्तलिफ मार्जिन की मद में आयद हैं, जो कि महंगाई से सताई अवाम का खून का आखिरी कतरा निचोड़ने के मुतरादिफ है। निगरां हुकूमत के आते ही बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से IMF से किए जाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद तेज हो गया है, क्योंकि IMF मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट को मार्केट के मरून मिन्नत छोड़ना था, जिसके असरात हम गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट में रुपए की बेकदरी की सूरत में देख रहे हैं। 2 दिन में रुपए की कदर में 2% से जायद कमी आ चुकी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हल्फ उठाने के बाद से अब तक रुपए की कदर में 6.5 रुपए कमी हो चुकी है। अब निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी काबीना अरकान के नामों की हतमी फहरिस्त तक सामने नहीं आई और अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनिए अवाम की ज़बानी। सवारियाँ 30 रुपए से ऊपर पहले भी किराया नहीं देती थी, 35 था, हम 30 लेते थे। जिसके 3-4 बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, फीसें हैं, वो डेली किराया दे के कहाँ से फोल्ड करेगा इतना। हुकूमत जो भी आती है क्या करती है आवाम, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए ही करते हैं। ये आए दिन महंगा करते हैं पेट्रोल, बिल इतने आते हैं घर के 20-20, 25-25 हज़ार रुपया, जहाँ पे एक पंखा और एक जो है ना 2-3 बल्ब चलते हैं। तो यकीन जाने रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती, बच्चे पालना तो दूर की बात है। तो गरीब आदमी बेचारा रोज़ाना चक्की में पिस ही रहा है, उसके क्या अखराजात है, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, हर 15 दिनों बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हम, IMF ने हमें जकड़ लिया है, तो अब हम उसके जंगल में आ गए हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गरीब लोग मर रहा है भूखा। पहले 16 महीने ने गंगियों ने क्यों हुकूमत का है, अभी निगरान है, उसने एकदम रात को 20 रुपए पेट्रोल महंगा कर। भाई गरीब कहाँ जाएगा। लोग गरीब के लिए आटा, चीनी, घी, ये खाने वाला चीज़ें, कपड़ा, ये सस्ता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदलता। इंसाफ होगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। 0% भी नहीं, बल्कि माइनस में भी जाएं तब भी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इनकी। जो इस मुल्क को बेसिक चला रहे हैं उनसे ये मुतालबा क्या है, रिक्वेस्ट है कि जी ये जनाब के इसमें सिस्टम चेंज किया जाए बस। गरीब आवाम पिसती से पिसती जा रही है। वज़ीर आज़म जो आया आते सार उधर से हलफ उठाया, उधर से चीज़ में पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा करने के बजाय अपने अखराजात कम कर दें। इन्होंने अपने वो सारे लंदन में, यूरोप में फ्लैट वगैरह, मकान वगैरह बनाए हैं और यहाँ पे लूटते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। अभी निगरान हुकूमत आई है तो फिर प्राइसेस बढ़ गई है, बहुत परेशानी है लोगों को। जब तक इलेक्शन नहीं होती तो मेरा ख्याल नहीं है कि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आएगा। दूसरी जानिब मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्त में मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के फैसले को चैलेंज करते हुए नई मरदमशुमारी की तौसी के फैसले को आइन से मुतसादिम करते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में 2 सूबों के निगरान वज़राए आला की जानिब से इजलास में शमूलियत पर एतराज के साथ मुख्तलिफ आइनी कानूनी सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का 5 अगस्त का फैसला आइन के आर्टिकल 153, 154 और इलेक्शन एक्ट 2017 मुश्तरका मफादात काउंसिल 2010 के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो तो उसके क्या मुज़म्मरात होंगे। क्या फैसला करते वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील मुकम्मल थी? क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुख्तलिफ मरदमशुमारी पर करवाए जा सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन निगरान सेटअप के तहत हल्काबंदियां करा सकता है? जबकि आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 में दी गई मुकर्ररा
वक्त की हद को आइन के आर्टिकल 224(2) में दी गई मुकर्ररा वक्त की हद पर फौकियत दी जा सकती है। आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील आइन के आर्टिकल 153 के मुताबिक मुकम्मल नहीं थी, लिहाजा गैर कानूनी तौर पर 5 अगस्त के फैसले की मंजूरी ली गई। 5 अगस्त को कसरत राय से मंजूर किए जाने वाले फैसले में 2 सूबों के निगरान वज़राए आला भी मौजूद थे जो कि गैर कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 निगरान हुकूमतों को सिर्फ रोजमर्रा के मामला चलाने का इख्तियार देता है और ऐसे फैसले या पॉलिसी बनाने से रोकता है जिससे आने वाली मुंतखब हुकूमत पर कोई असर पड़े। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि मुल्क में मौजूदा आईनी बहरान और डेडलॉक की वजह 5 अगस्त का फैसला है जो कि इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए बदनीयती पर मबनी है। लिहाजा अदालत इस इस्तदा की जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से 5 अगस्त के फैसले को गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम करार दे। अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद है, लेकिन मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद नई हल्का बंदियां कराने का भी पाबंद है इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई हल्का बंदियों में 4 माह से जायद वक्त लग सकता है, जिसके बायस इंतखाबात ज्यादा से ज्यादा 4.5 माह की ताखीर का शिकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब साबका ऑपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब का इंतखाबात में ताखीर के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया। राजा रियाज साहब कहते हैं कि बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। यही फाइनल हुआ है कि इलेक्शन आगे नहीं जाएगा। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिनाउंड इकोनॉमिस्ट सीनियर फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट एट फाइनेंशियल टाइम्स फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। फरहान साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरहान साहब, निगरान हुकूमत ने तो आते ही निगरान वजीर आजम जनाब काकड़ साहब ने तो अभी चार्ज संभाला था और आवाम के लिए एक इतना बड़ा धचका पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ये जो सामने आया है, ऑलरेडी आवाम जो है उसका खमियाजा उठा रही थी जो साबका पीडीएम हुकूमत के इकदामात थे 16 माह के। और आज आपने जो ये अपना आर्टिकल भी लिखा फ्रीडम वर्सेस इकोनॉमी का, दैट ऑल्सो हिट्स ऑन द फंडामेंटल इशू जो कि आप मेंशन जिस तरह से आपने किया कि इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक सर्वाइवल सिंपली एन अनफुलफिल्ड ऑब्जेक्टिव। क्या समझते हैं सर, कभी ऐसा टाइम देखा है इस मुल्क की तारीख में जहां पर निगरान हुकूमत को चार्ज संभालना हो और इतनी मईशत के जो संगीन चैलेंजेस हैं मुल्क उससे दो चार हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि निगरान हुकूमत पे इस वक्त मेरे ख्याल में उन पे इल्जाम नहीं हमें लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि काकड़ साहब तो अभी आए हुए भी उन्हें 2-3 दिन हुए हैं और अभी तक तो उनकी काबीना भी नहीं अपॉइंट हुई। तो काकड़ साहब के साथ ही बहरहाल वो वजीर आजम में कठिन वक्त से आए हैं। असल तो यह है कि साबका हुकूमत जो कि अभी छोड़ के गई है, उन्होंने 16 महीने में से जो आखिरी 8 से 10 महीने थे पाकिस्तानी मईशत को इतना मिसहैंडल किया है, बज़ाहिर ये लगता है कि जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात खड़ी हुई हैं। और सूरत हाल ये है कि IMF के साथ जो मुआहदा पिछला मुआहदा जो था जो कि जून के आखिर में जिसको ख़त्म होना था, वो नाकामी में तब्दील हुआ और इसका इल्ज़ाम तो लोग इसहाक डार साहब पे लगाते हैं और बिल्कुल सही लगाते हैं। उन्होंने आते साथ ही जिस किस्म की पब्लिक में बयानात दिए $200 पे ले जाऊंगा, $200 पे ले जाऊंगा और IMF को मैं देख लूंगा और मुझे उनके साथ डील करना आता है। हमने 90s में भी डील किया, बिल्कुल सही है। फिर और 90s में और 2023 में जमीन आसमान का फर्क है अगर उन्हें इतनी समझ हो। और फिर उसके अलावा जो काम हुए हैं कि मसलन इम्पोर्ट को बिल्कुल इतना टाइटली रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उसके नतीजे में मुल्क में खासतौर पे सनत का बहुत बुरा हाल हुआ है। पिछले एक साल में पिछले यानी माली साल में हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल बैठ गई है। ज़रूरी मईशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। और फिर सबसे बड़ी आम आदमी के लिए जो मुसीबत है वो मुल्क में अफराद दर है जिसपे हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पाई। तो ये सारी की सारी चीजें और फिर जो अजीब सी एक सूरत हाल है कि बार बार हमने सुना कि जी पाकिस्तान को दिवालिया से हमने बचा लिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया और इसी बात पे सेलिब्रेट किया।
लेकिन जी बिल्कुल सेलिब्रेट किया, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि भाई घर घर में जो दिवालिया हुआ है खासतौर पे कम आमदन वाले घरों में, और मिडिल क्लास का भी हाल अच्छा नहीं है, उस दिवालिये का कोई क्या करेगा। वो तो मुल्क में मजमूई फिजा जो माशी फिजा खराब हुई, तो नतीजे में सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल सामने आई। फरहान साहब, कितना बड़ा डिस्कनेक्ट देखते हैं आप। एक तरफ यही साबका पीडीएम की हुकूमत थी जो एग्रीकल्चर पैकेज जाते जाते अनाउंस कर देती है, जो लैपटॉप्स इतना और उसके ऊपर इतने शादियाने बजाए गए कि जी हमने लैपटॉप्स तकसीम किए नौजवानों में। इस किस्म के इकदाम करना, और फिर जिसकी तरफ आप निशानदी कर रहे हैं कि आम आदमी का जिस तरह से दिवालिया निकाला गया है, ये जो गैप है, ये जो डिस्कनेक्ट है, ये कितना बड़ा है? और क्या ये बिल्कुल ही लाइल्म है, बिल्कुल अनअवेयर है कि आम आदमी किस जबूहाली का शिकार है, किस कर्ब से गुजर रहा है? देखिए, डिस्कनेक्ट लफ्ज जो है वो तो अब पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत छोटा सा एक लफ्ज रह गया। अब तो समझ नहीं आती कि लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाए यहाँ के हालात बताने के लिए। 90 की दिहाई में जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का पहला दौर था, और ये शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने उनके दौरे हुकूमत में 2.5 साल में कुछ 13,000 पीली टैक्सी इसी तरह नौजवानों को दी गई, और वो इतना बड़ा नुकसान हुआ उसका बैंक्स के लिए, क्योंकि वो कर्जे पे दी गई और लोग फिर वो लेके, और कई उनमें से ऐसे थे जो गायब हो गए, कईयों ने किस्तें उनसे पूरी नहीं होती थी। मैंने खुद उस जमाने में अफगानिस्तान में कई दफा मैंने सफर किया, तो वहां पे जलालाबाद, काबुल और हेरात में खुद पाकिस्तानी पीली टैक्सी फिरते हुए देखी, और जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान से जाके हमने औने पौने खरीद ली थी, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पे टैक्सियां ली थी उन्होंने आगे बेच दी, और ना सिर्फ ये कि बेची बल्कि अपने बैंकों की जो किस्तें थी वो भी नहीं थी। तो यही हाल आज भी हो रहा है। ये कौन सा कोई इनका अपनी जेब से पैसा जा रहा है। अब ये लैपटॉप ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी अपना लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अपना लैपटॉप अच्छा लगता होगा, लेकिन जब चॉइस आपके पीछे इंतहाई गुर्बत और खासतौर पे भूख और इफ्लास की है कि वो एक तरफ वो सूरत हाल है, आपके जो पिछले साल के जो सैलाब के मुतासरीन हैं वो आज तक बड़ी तादाद में सिंध में बेयारो मददगार पड़े हुए। अच्छा, ये सिर्फ लैपटॉप के अलावा जो काम हुए कि जी 265 अरब रुपए की लाहौर से बहावल नगर की एक मोटरवे अनाउंस की। फिर जनाब शरकपुर शहर, ये शरकपुर शहर भी वो है जहाँ पे शरीफ बरादरान के अपने सियासी इंटरेस्ट हैं, वहां के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हुए। ये वस्ती पंजाब, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ वस्ती पंजाब है, या फिर सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बाकी जगहों का क्या होगा? तो ये तो सोच वही पुरानी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दफा हालात माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा खराब हैं, और सरकारी बेहिसी यूं कि बल्कि माजी से मेरे ख्याल में ज्यादा है। राइट। बट फरहान साहब, जो निगरान हुकूमत, और चूंकि उसका मैंडेट तो ऑब्वियसली सिर्फ इसी हद तक है कि वो, और उसी इंटरम पीरियड के लिए आती है कि जब हम इक़्तिदार की मुंतकली देखें फ्रॉम वन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू अनदर, उनके पास ज़्यादा कुछ करने का तो, और या रिलीफ से की तवक्को उनसे की जाए, या वो रिस्पॉन्सिबल हो या वो अकाउंटेबल हो, तो ऐसी तो तवक्को नहीं रख सकते आप उनसे। लेकिन ये जो इंप्रेशन है कि दे विल बी हेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म, और इलेक्शंस गॉड फॉरबिड 90 डेज से तजावुज कर सकती है बात, ताखीर का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज निगरान हुकूमत के लिए फिर होगा क्या? और ये स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये अब एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आपको मईशत के हवाले से कुछ बड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि ये जो एलोकेशन जो हुई हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर तरक्की के नाम पे जो जाते जाते पिछले चंद महीनों में या पिछले कुछ हफ्ते में पैसे या तो एलोकेट कर गए या ऐलान कर गए, ये सब का सब जो है ये आपको रोक के और दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या ये रास्ता पाकिस्तान के लिए सही है या नहीं है। और जहां जहां पे भी पाकिस्तान के नुकसान का कुछ खदशा हो उसे आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, उस किस्म की स्कीम्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ बट यू थिंक फरहान साहब, सॉरी कथा कलामी की माफी, बट यू थिंक दे कैन डू इट? क्योंकि इनको तो रखा है कि जी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज के लिए, कंक्लूजन्स के लिए, वो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी कंटिन्यूएशन के लिए ये सिर्फ आए हैं और उनको उस हद तक एम्पावर किया है। कैन दे स्टॉप एनी एलोकेशंस और उसको रिवर्स कर दें या उसको रोक दें कम्प्लीटली? खुदा करे कि इनको इतनी समझ बूझ हो और ये कर सकें
अभी तो देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि काकड़ साहब के ऊपर तनकीद करना या उनसे कुछ तवक्कुआत रखना, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं उन्हें आए हुए, बल्कि कल का ही दिन था, तो कल 2 दिन हुए अभी। तो अभी तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है, थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। नई काबीना आए, पता चले कि उस काबीना में कौन लोग होंगे, और काबीना के हवाले से फिर एक और सूरत हाल जिसका मईशत से और मुल्क की मजमूई हालात से और साबिका हुकूमत की बेहिसी से ताल्लुक है कि इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस एक जगह पे एक तरफ इतनी तनकीद के बावजूद आखिर में उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं किसके लिए? अबूरी वजीर आजम के लिए। तो भाई अबूरी वजीर आजम वो होके क्या करेंगे? एक तो ये कि वो जो एक तरीका है कि न्यूट्रल केयर टेकर एक वजीर आजम होना चाहिए। चलिए, वो तो उन्हीं के उन्हीं के अपनी पार्टी से भी उसके हवाले से एक वो निगेट कर दिया इस इम्प्रेशन को, और इसके हवाले से कह दिया गया कि ऐसा होगा तो इलेक्शन के प्रोसेस पे भी इटसेल्फ बड़ा सवाल आ जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, बुखारी साहब, आने वाले दिनों में अवाम के लिए कोई रिलीफ की तवक्को रखी जाए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी इम्बैलेंसेस मौजूद हैं, फॉरेन डेट पेमेंट्स जो हैं वो भी सर पर मंडला रही हैं, IMF के प्रोग्राम में है, और फिर इलेक्शंस भी आपने कमिट किए कि इलेक्शंस का बर वक्त इनेकाद भी करवाना है। भाई देखिए ना, अभी तो कमिटमेंट है, अभी आगे जाके देखते हैं कि इलेक्शंस कब होते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा कि ये मौखर होंगे या कम अरसे में होंगे। जो साबका हुकूमत है उससे ही मुंसलिक हजरात ने कहा कि जी फरवरी तक तो मौखर करवाने पड़ेंगे सेंसस की वजह से। अब वो फरवरी तक होते हैं या उससे पहले होते हैं या उससे कुछ बाद होते हैं, ये भी कबल वक्त कहना। असल मसला ये है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में जो मैंने आपसे 1-2 गुजारिशात की हैं, खर्च अखराजात को बिल्कुल रिव्यू किया जाए और जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है उसे रोका जाए, रिवर्स किया जाए। दूसरा, टैक्सेस के ऊपर एक अगर जरूरत पड़े सख्ती से लोगों से निपटा जाए या लोगों को इस तरफ लाया जाए, इस किस्म के दो। और फिर पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस के बहुत ही इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है, यानी सरकारी ओन तो कोई कंपनी दूर दूर तक नजर नहीं आती जो कि नफा कमा रही हो सिवाय OGTC और शायद गालिबन PPL और एक आध और कंपनी के। तो जब तक कि ये काम नहीं होंगे, पाकिस्तान की इस्लाह, माशी इस्लाह उस किस्म की कैसे होगी कि जिसके नतीजे में बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हमें मिले। और बाकी ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक है, बैरूनी सरमायाकारी आ भी गई, बहुत अच्छी बात है जिसका हम सुनते हैं, लेकिन लेकिन आम लोगों का क्या होगा? पाकिस्तान की अवाम का क्या होगा? पाकिस्तान की मुमलिकत को बिल आखिर पाकिस्तान की अवाम की जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर तौर पर लेने की जरूरत। बिल्कुल, और यही अवाम तवक्कुआत भी रखती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फरहान बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये थे फरहान बुखारी साहब, माहिर मात, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज जो हमें नजर आ रही है सूरत हाल, अवाम पर एक और पेट्रोल बम जो है वो गिरा है। 17.5 रुपये तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। डॉलर की कदर के हवाले से बात करें जी, डॉलर रुपए के मुकाबले में 294 पे जो है वो नजर आ रहा है। ओपन मार्केट में तो कोई 310 के रेट तक जो है वो डॉलर जो है दस्तयाब है। क्या इन हालात को देख के अगेन एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि PDM हुकूमत आपकी क्या लेगेसी छोड़ के गई है, और ये पॉलिसीज का ही एक कॉन्सिक्वेंसेस अवाम ने भुगतना है, बर्दाश्त करना है, और ये कब तक बर्दाश्त करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मुश्किल वक्त है मईशत के ऊपर, और ये अगला 1 साल जो है आपको SBA की एग्रीमेंट जो है उसको मुकम्मल करना है। फिर मुमकिन तौर पे जो नई हुकूमत आएगी उसको एक और IMF प्रोग्राम में जाना है, जो कि रिफॉर्म फील्ड होगा पहला साल जब भी हुकूमत आएगी। लेकिन जहां तक पेट्रोल की बात है, मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली इसको कहूंगा कि पेट्रोल की कीमत पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी कीमतों में रिफ्लेक्ट होता है, और इसी तरह अगर डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता है, रुपया डीवैल्यू होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे आता है, वो उसी तरह ही कैलकुलेट होती है। तो ये इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हुकूमत
जो है वो इसकी कीमतों को, अगर बाहर मंडी में आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो यहाँ जो है वो उनको कम कर सके। पर राना साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन रीजन में ही अगर दीगर ममालिक पे नजर दोहराई जाए, आपको लगता है कि ग्लोबल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो उन ममालिक पे नहीं होता जहां पर इन्फ्लेशन की बात आती है? हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर्स ऑलमोस्ट 30% तक पे हम अप्रोच कर रहे हैं। दीगर ममालिक में इंडिया की मिसाल उठा ले, श्रीलंका उठा ले, बांग्लादेश उठा ले, लेस देन 10%, 10% से कम है उनकी इन्फ्लेशन। आपको श्रीलंका की भी मिसाल पता है, गुज़िश्ता साल उनकी कोई 70% तक उनकी इन्फ्लेशन चली गई थी। किस तरह से वो दे ब्रॉट इट डाउन, और पाकिस्तानी मतलब इन प्राइसेस से इम्पैक्ट इस हद तक संगीन तरीके से इम्पैक्ट ले रहा है इसका? देखिए, उसकी जो मेजर वजह है वो रुपए की डिवैल्यूएशन है, और रुपए की डिवैल्यूएशन इसलिए होती है क्योंकि आपके पास डॉलर्स की शॉर्टेज होती है। डॉलर्स की शॉर्टेज इसलिए है कि आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत हद तक इंपोर्ट दुगनी बल्कि 2.5 गुना पे है आपकी एक्सपोर्ट से। तो जब तक ये करेक्शन नहीं होती एक मीडियम या लॉन्ग टर्म के अंदर, आप देखेंगे कि आपके रुपए पे प्रेशर बरकरार रहेगा। इसके लिए देखें, शॉर्ट टर्म में तो हमने रिजर्व्स बिल्ड कर दिए। आईएमएफ का वो रास्ता था कि आईएमएफ की डील होती तो आप अपने रिजर्व्स बिल्ड कर सकें, वो हमने किए। हम तकरीबन स्टेट बैंक के 8.5 और ओवरऑल पाकिस्तान के 14 अरब डॉलर पे रिजर्व छोड़ के गए हैं। लेकिन इस पे अभी ये मीडियम टर्म पे काम होने की जरूरत है। आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपको रिमिटेंसेस को बढ़ाना है, आपने अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये जब तक बैलेंस नहीं होती चीजें तो आप तब तक हमारी जो करेंसी ओवरऑल है वो डीवैल्यूइंग करेंसी रहेगी। तो उसकी वजह से एक इन्फ्लेशन अजाफी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये सारा मामला है। हमने अपनी हुकूमत में देखें, हमने फायर फाइटिंग की, हमें जो एक लेगेसी के ऊपर कोई 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला, आईएमएफ का मुआहदा तबाहशुदा मिला, तो हमने वहां आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया। पर राना साहब, विलिंगली आप लोग ने हुकूमत का चार्ज संभाला था। गुज़िश्ता 16 माह कबल आप लोग ने सब कुछ जानते हुए ही आपने ये चार्ज लिया था। नहीं, देखें, 16 माह में हम जो एक फैक्टर होता है आपका जो प्रेशर पड़ता है, हमने तो करंट अकाउंट डेफिसिट को तकरीबन 80% रिड्यूस कर दिया। बेशक आपकी इंपोर्ट कंप्रेशन के थ्रू वो रिड्यूस हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ा के या रेमिटेंसेस को बढ़ा के नहीं हुआ, वो आपकी इंपोर्ट्स कम करके हुआ, लेकिन हमने ओवरऑल इम्बैलेंस को तो दुरुस्त किया। तो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को एक सस्टेनेबल लेवल पे हम लेके आए, लेकिन उससे ग्रोथ रेट में कमी आई। देखिए, ये चैलेंज पाकिस्तान का आज का कल का नहीं है, ये 15-20 सालों से ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। कोई भी किसी भी हुकूमत को आप ले आए, ए बी सी डी को, जब तक इस इम्बैलेंस को दुरुस्त नहीं करेंगे आपकी करेंसी पे प्रेशर जो है वो नहीं रुकेगा। उसके लिए हमें जो पॉलिसी जो ग्रोथ ड्राइवर्स थे, जिन एरियाज में हमें ग्रोथ चाहिए थी, हमने काम किया। एग्रीकल्चर पे किया, एग्रीकल्चर पैकेज देके गए ताकि आपकी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स कम हो, हम अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो गामजन हो जाए। आईटी के ऊपर हमने काम किया इसी उम्मीद पे, जो लैपटॉप स्कीम्स दी कि आपकी फ्रीलांस आईटी सर्विसेज, आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आपके जो और राणा साहब, लेकिन हमारे चैलेंजेस इससे कहीं ज्यादा हैं। आम आदमी आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप रिलीफ देंगे। इस वक्त अगर ऑलमोस्ट 30% पे हमें महंगाई की शरह नजर आ रही है, आपने चार्ज जब संभाला था यही महंगाई की शरह 13.7% पर थी, वहां से लेकर आप 30% पे लेकर आए। 30% से आपको यहां से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हालात तो इसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। हालात तो आपको यहीं से मजीद एक्सीड करेगी और आम आदमी के लिए तो, आम आदमी की तो चीखें निकल चुकी है। देखें, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी प्रिडिक्शन है, मैंने पढ़ी थी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद, इस करंट हाजिर फाइनेंशियल ईयर के बाद हम इन्फ्लेशन को 10% से नीचे देखेंगे। तो ये एक सिक्लिकल भी चीज है, जो दुनिया में कमोडिटी साइकिल, सुपर साइकिल टूटा है, उसका इंपैक्ट भी पाकिस्तान में आएगा। अभी फिर एनर्जी, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें ये महंगाई का एक लहर देखना पड़ा आलमी मंडी में। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह बरकरार नहीं रहेगा। यूक्रेन रशिया का भी वॉर का इंपैक्ट था,
जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी और उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आया। हमें डिवैल्यूएशन को रोकना है और उसके लिए हमें वी हैव टू लिव विद इन आवर मींस। अगर हम ज्यादा ग्रोथ की कोशिश करेंगे तो हमें ज्यादा डॉलर्स की जरूरत होगी, ज्यादा डॉलर्स, अगर डॉलर्स की शॉर्टेज को हम पूरा नहीं करते तो फिर आपका रुपया डिवैल्यू। राइट, बट राना साहब आखिर में मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि इंटरिम सेटअप है, जब तक इलेक्शंस नहीं होते और आइडियली 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन जब तक नहीं होते आपको लगता है इनके पास बड़ा मार्जिन है कि ये उन इम्बैलेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे? और जो एम्पावर किया गया है जिस तरह से केयर टेकर सेटअप को, यू थिंक ये कुछ इकदाम ऐसे ले सकेंगे कि जिससे रिलीफ मिले? मैंडेट तो ऑल्दो उनका बड़ा महदूद है। देखिए, रिलीफ तो अगर आपने कर्जा लेके रिलीफ देना है तो वो रिलीफ नहीं है, वो फील गुड फैक्टर है जो चंद हफ्ते या चंद महीने रहेगा, लेकिन आपको उसकी दुगनी कीमत अदा करनी होगी। अगर रिलीफ आपका कर्जे के बगैर है तो वो रिलीफ है जिसको आप अपने रेवेन्यू से कवर करें। वो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मुमकिन नहीं होगा। जो केयर टेकर सेटअप है उसके लिए चैलेंज जो है वो ये है कि उन्होंने IMF की अगली जो 2 ट्रांचेस रह गई हैं वो उन्होंने हासिल करनी है। उसको हासिल करने के लिए जो क्वार्टरली रिव्यूज हैं वो उन्होंने अच्छे तरीके से उनको मुकम्मल करना है और जो टारगेट्स हदफ आपने एग्री किया IMF के साथ उनको आपने पूरा करना है। ये चैलेंज है। अगर इस चैलेंज में वो कामयाब हो जाते हैं और अगली ट्रांच IMF की लेने में वो कामयाब हो जाते हैं, सितंबर में आपका क्वार्टर क्लोज होगा, अगर अक्टूबर नवंबर तक वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी जो गवर्नेंस है इकोनॉमी के लिहाज से वो कामयाब गवर्नेंस। राइट। और राना साहब आखिर में इलेक्शंस वक्त पे होता देख रहे हैं, 90 डेज के अंदर होता देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कम से कम 90 से 120 दिन का प्रोसेस है। आज हम 15-16 अगस्त पे बैठे, इसके ऊपर आप 3 से 4 माह लगा लें तो हम मिड नवंबर मिड दिसंबर तक हम डीलिमिटेशन की प्रोसेस को मुकम्मल होते देख रहे हैं। उसके ऊपर आप 60 दिन लगा लें तो आप मिड जनवरी से मिड फरवरी के दरमियान इलेक्शंस देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये किसी हद तक यही स्केड्यूल जो है जो मुझे नजर आ रहा है जो आइन के मुताबिक होगा। आईनी जो रिक्वायरमेंट्स है मदमशुमारी की, डीलिमिटेशन की, उसको मुकम्मल करके ECP के पास जो टाइम, ये मेरा अपना पर्सनल ख्याल है। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमसे बात करे थे। और यकीन केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है। IMF के रिव्यूज जो है, IMF के प्रोग्राम में हम हैं, नेक्स्ट रिव्यूज लाइंड अप है। एक्सपेक्टेड यही है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के मुद्दत के दौरान जो है वो रिव्यू फॉल होना है, और दूसरा आइडियली अगर 90 डेज में इलेक्शंस हो जाते तो फिर जो नया सेटअप हो उसने जो सेकंड रिव्यू है उसके तरफ जो है वो जाना है। लेकिन लेट्स होप कि बड़े ही भाम इस वक्त मौजूद है, 90 दिन में इंतखाबात होंगे कि नहीं। राजा रियाज साहब कहते हैं बड़ों ने फैसला किया है कि फरवरी 2024 में इलेक्शंस होंगे, तो लिहाजा बड़ी ही मजीद सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बनती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यही जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले से मुताल्लिक, उसके खिलाफ, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद जुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जुबैरी साहब, आपने चूंकि ये एक पिटिशन फाइल कर दी है, दरख्वास्त दायर कर दी है, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला था, नई मरदमशुमारी की जो मंजूरी दी गई और साबका हुकूमत के जाते जाते ये इजलास बुलाया गया और जो ये मंजूरी सामने आई, मैं इसके हवाले से मतलब लीगल बेसिस क्या थे इस दरख्वास्त के हवाले से, और आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मुझे नहीं पता एक्सेप्ट कर दी जाएगी। मैं तो चाहूंगा 184(3) के तहत मैं तो चाहूंगा इसकी सुनवाई हो और उस पर फैसला हो। देखिए, हमारा मेन मकसद सुप्रीम कोर्ट बार का इसको फाइल करने का ये है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने चाहिए। बाकी मफादात काउंसिल ने सही थी, कॉन्स्टिट्यूटेड थी, नई थी, उनका फैसला, मरदमशुमारी, डीलिमिटेशन, हल्का बंदियां वगैरह में हमारा कहना यह है कि कोई चीज़ किसी बेसिस किसी आपको नहीं बना के इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं कर सकते आप। ये हमारा मेन केस है। एम्फेसिस हमारा इस पिटीशन में यह है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। ठीक है, ये हमारा मेन उसके अंदर मुद्दा है कि जी आप इलेक्शन की तारीखों, उसकी वजह है, बैकग्राउंड ये है कि देखिए हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिसॉल्व हुई और केयर टेकर सेटअप आ गया। कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए और 14 मई की डेट भी उन्होंने खुद आके कहा कि जी हमें इलेक्शन प्रोसेस जो सेक्शन 57-58 में होता है कि हमें 58 में कि आगे हमें बढ़ाया जाए। तो
उसकी वजह से हमने कहा, उसमें फैसला दिया, इन्होंने कबूल नहीं किया। दोनों असेंबलियां हमारे हिसाब से इलीगल हो गई। उनके दो चीफ मिनिस्टर, तो हमारा कहना यह है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे, और ये सेंसस का मामला था, तो उन दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, वो भी इलीगल, क्योंकि वो वहां बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम और आइन के खिलाफ। राइट। जदून साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जुबैर साहब की, जो पिटिशन जुबैर साहब की जानिब से दायर की गई है 184(3) के तहत। साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते उन्होंने ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि बॉडी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो लिहाजा उसका फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि ये दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, और 184(3) के तहत ये बनती भी है? नहीं, देखें, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर आपका फंडामेंटल जो है राइट्स का और पब्लिक जो है इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में कोई पिटिशन आती है तो वो तो जो है वो इंटरटेनेबल है, उनकी अपनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो उनका आई डोंट थिंक, लेकिन एज ए बॉडी इन्होंने की है, तो वो यही है कि आप देखें ना, इन्होंने तो एक पब्लिक जो है इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इशू उठाया कि डिलिमिटेशन होनी है या सेंसस को अगर आपने नोटिफाई कर दिया है तो उसमें अंदर पंजाब और केपी के दोनों मिलाएं तो ये तो 70% ऑफ द पाकिस्तान है। तो इसमें अगर कोई वायलेशन हो रही है तो पिटिशन तो मेरे ख्याल में एंटरटेन होनी चाहिए, इसमें ना होने वाली की तो वजूहत नजर नहीं आती। राइट, बट जदून साहब, साथ साथ जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, उनकी स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है, और उन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना के तो पाबंद है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो हल्का बंदियां हैं, नई हल्का बंदियों के लिए वो कहते हैं 4 माह से ज्यादा वक्त जो है वो लग सकता है। इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार है, वो कैसे मुमकिन बन सकेगी? नहीं, देखें, इन्होंने मैं बिल्कुल लीगल चीज़ पे कमेंट्स करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब पहले तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मैं बेसिकली मेरा इनसे जो ख्यालात हैं या मेरी ओपिनियन इनसे मिल रही है। देखिए ना, आप एक 2 सूबे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड ही नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस ये है कि यू हैव द इलेक्टेड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें लिखा है चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अब मेरे सूबे के अंदर जो 70% ऑफ द पाकिस्तान है वो लोग डिसीजन कर रहे हैं जिनके पास मेरा मैंडेट ही नहीं है। तो वो इसमें देखें ना, बिल्कुल ये चीज क्लियर है, जो मर्जी बहाने बुला ले, इधर कर ले उधर कर ले। लेकिन अब 1-2 चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास पीपल्स मैंडेट है ही नहीं है। वो चाहे नॉमिनेट हो गए हैं, ये एक अलग इशू है कि किस तरह इलेक्ट हुए हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, ये अलग डिबेट है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो डिबेट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वेदर दे हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल और नॉट। एब्सोल्युटली दे हैव नो मैंडेट ऑफ द पीपल। जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो वैसा डिसीजन मेरे भी आप पे हाउ यू कैन मेक अ डिसीजन। फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है एक पॉलिसी मेकिंग इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठ के अगर आप एक डिसीजन करते हैं रिगार्डिंग द सेंसेस, और वो भी उसकी मैलाफाइडी ऊपर ऊपर नजर आ रही है, उसकी वजह ये है कि आपने ये काम करा था तो 3 महीने पहले कर देते ना, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो तो मई में ही आ गए थे। मई में आ गए थे। ये तो आप देखें ना, अगर मुझे नहीं पता इलेक्शन को क्यों डिले करना चाहते हैं या डिले करने का क्या मकसद क्या है, तो इसमें तो जो लोग डिले करना चाह रहे हैं वो आप सबको पता है, उनके आप नाम नहीं को ले सकते टीवी पे जो भी कराना चाह रहे हैं। जुबैर साहब, सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है फैसला जो है वो सामने था, बड़ी धज्जियां उड़ाई गई, आइन की धज्जियां उड़ाई गई, मैंडेटरी जो आप भी बात कर रहे हैं, जदून साहब भी कह रहे हैं 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि 90 डेज के अंदर अगर कबल अज़ वक्त तहलील हो जाए असेंबली तो इलेक्शंस की तरफ जाना है। फिर आपने राजा रियाज साहब रोज एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी बड़ों ने फैसला किया है कि फरवरी 2024 में इलेक्शंस होंगे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी उस पर अमल दरामद होगा? मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल अमल दरामद होगा, क्योंकि 90 दिन का कोर्ट को फैसला देने से नहीं हटना चाहिए। उनको वो उनका काम ही है कि आइन की तशरीह करना और उनको फैसला देना चाहिए। और अगर कोई उनके जो फैसला पाबंद है सबके ऊपर आर्टिकल 190 के तहत और आर्टिकल 5 को मिला के पढ़ें आप, और अगर आइन शिकनी हो रही है कोर्ट फैसला दे, और अगर कोई उसके हुक्म की उदूली करे तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अपने फैसले को इन्फोर्स कराए। और यही मेरा वो था कि जब ये 14 मई के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया, पार्लियामेंट में कहा गया कि जी हम इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया,
एक्शन होना चाहिए था इन लोगों के। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की है। और अगर जैसे राजा रियाज साहब या कोई और कह रहा है, और जो कह रहे हैं कि और लोग कह रहे हैं कि जी, और क्योंकि मिनिस्टर्स जाते जाते कह गए कि हम 2023 में इलेक्शन ही नहीं देख रहे, तो फिर तहलील करने की जरूरत क्या आती? उसको इसी को चलाते रहते। आप ऑटोमेटिकली क्यों तहलील की? आप रहने देते चले, क्योंकि आप जैसे वो बैठे आप भी चलते रहते। आइन को ना माने ना, आर्टिकल 52 को नहीं माने कि आप 5 साल में खत्म हो जाएंगे, आप कहेंगे जी हम चलते रहेंगे। आइन की अगर आपने इज्जत नहीं की और आपने एक दफा तोड़ दिया आइन, अगर फिर ये तोड़ने जा रहे हैं, कोर्ट शुड इंटरवीन। ये कोर्ट की और इस मुल्क की जमहूरियत का हिस्सा है। और जैसे जदून साहब ने फरमाया कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैव टू रिप्रेजेंट अस, 90 डेज उसमें दिया हुआ है। जब कभी भी इलेक्शन 90 दिन के नहीं, उसकी वजह थी। और जैसे शहीद बेनजीर भुट्टो के जब असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद 37 दिन का देर आया। उसके बाद आपको याद होगा 18वीं तरमीम जब आई 2010 में, इलेक्शन में 2008 में, उसमें एक आर्टिकल 270 बी ऐड करके उस 37 डेज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया। यानी वो डिले जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया। तो यहां तो इस तरह की बात ही नहीं हो रही। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कवर की बात की जुबैर साहब, आपको याद होगा साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब, ये 3-2 और 4-3 के फैसले के इर्द गिर्द जो है वो सारी डफटेलिंग होती हुई नजर आ रही थी। उसमें भी आर्टिकल 254 के प्रोविजन का बड़ा बारहा मेंशन किया गया कि जी हमारे पास एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई काम नहीं हो सके किसी भी एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के दौरान तो फिर उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। तो ये वो वैसे सर्कमस्टांसेस भी है? देखिए ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन की उम्मीद है कि आजम नजीर तारड़ जो एक साबिक हमारे कानून के मिनिस्टर भी हैं और वकील भी हैं, उनको जजमेंट्स पढ़नी चाहिए। आर्टिकल 254 का इस्तेमाल किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड करने के लिए नहीं हो सकता। तो ये इसको वायलेट करने के लिए, तो इसके मतलब तो फिर इलेक्शन 90 दिन क्या, 2 साल डिले कर दीजिए। 250 जी हम नहीं कर, मुल्क के हालात ऐसे हैं, जमहूरियत नहीं आ सकती हमारे, हम लोग डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आप करते हैं 254 पे। तो ये जजमेंट्स हैं कि 254 कैन नॉट बी यूज्ड टू वैलिडेट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। राइट। मैं आपकी चूंकि दरख्वास्त में एक ये भी जो सवालात रेस किए गए हैं उस हवाले से जदून साहब एक ये भी सवाल जुबैर साहब की दरख्वास्त का हिस्सा है कि वेदर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 की जो पर्टिकुलरली टाइमलाइंस की बात करता है प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14, 21 एंड 22 कुड बी रिलाइड अपॉन to delay the general elections beyond the mandatory time period। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जदून साहब आपको ये भी पता होगा कि जो सेक्शन 57 है जिसमें इख्तियार था सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास, वो इख्तियार था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सके, वो भी अमेंडमेंट करके रिसेंटली साहब हुकूमत ने जाने से पहले वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। सो सदर साहब ने अभी तहलील की असेंबली, अब उनके पास ये राइट नहीं बचा आपके ख्याल में इलेक्शन की तारीख ऐलान करने का? नहीं, ये मैंने आज एक ट्वीट भी किया, ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपना एक पॉइंट बड़ा रेज किया है कि ये तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है टू अनाउंस अ डेट। प्रेसिडेंट को अभी अनाउंस कर देनी चाहिए डेट इलेक्शन की। प्रेसिडेंट के पास वो आर्टिकल 48(5) है, उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट विल फिक्स द डेट, अनाउंस द डेट होल्डिंग इलेक्शन विद इन 90 डेज। वो कोई एक्ट अगर उसको वो राइट कर ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एक्ट अगेंस्ट द लॉ है। और उस एक्ट के अंदर एक पहला फिक्रा उन्होंने डाला है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस ही कर सकता, इलेक्शन कमीशन डेट प्रोग्राम अनाउंस करेगा कि उस डेट के अंदर इलेक्शन किस तरह कर। ये तो अगर एक्ट बना भी दें तो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, वो एक्ट बिल्कुल मतलब है गलत है, वो बन ही नहीं सकता एक्ट। प्रेसिडेंट की पावर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ले ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट जो है, अब ये जो असम्बली डिसॉल्व की गई असेंबली, नेशनल असेंबली, ये आर्टिकल 48(1) के तहत एडवाइस भेजी गई प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट की पावर है आर्टिकल जो है 48 का सब आर्टिकल 5, उसके अंदर प्रेसिडेंट ने डेट फिक्स करनी है और इलेक्शन होना है 90 डेज के अंदर। इसको कोई भी एक्ट ओवर रूल नहीं कर सकता। और ये जुबैर साहब आप अग्री करते हैं इस बात से कि प्रेसिडेंट साहब ने चूंकि डिसॉल्व किया और वही अनाउंस करेंगे, और ये कोई टाइम फ्रेम होगा जिसके दौरान जो है उनको अनाउंस करना होगा या एट एनी पॉइंट 90 डेज के अंदर उन्होंने डेट देनी है। बिल्कुल एग्री करता हूं कि 48(5) के तहत वो ये जो अमेंडमेंट में इन्होंने की थी दैट इज इनवैलिड। कोई अमेंडमेंट किसी लॉ में कर दें वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने देखिए उसके अंदर भी क्या प्रोविजन था, उसके अंदर भी प्रोविजन ये था कि आप प्रेसिडेंट विल अनाउंस द डेट इन कंसल्टेशन विद द
इलेक्शन कमीशन, क्योंकि प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 48 जैसे कहा कि उनके इख्तियार है, की भी थी उन्होंने और की भी थी उन्होंने आपको याद होगा एक डेट दी जब थी, इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले कह दिया था, इलेक्शन कमीशन ने डेट तो 8 अक्टूबर की दे दी थी, आपको याद होगा। तो हमारा केस यही था कि सदर दे सकते हैं डेट, सदर मुमलिकत दे सकते हैं, ये लोग नहीं दे सकते। कोर्ट ने भी ये कहा कि आर्टिकल 57 का इंटरप्रिटेशन, हमारी बात मानी कोर्ट ने कि 57(1) के तहत इट इज द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन जो डेट देगा। राइट, और यानी कि अब जदून साहब जिस तरह कह रहे हैं कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख, चूंकि उन्होंने तहलील की असेंबली, लिहाजा वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जदून साहब अगेन वही वाली बात कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाते आप देख रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो आ चुके, आज उनकी गालिबन उम्मीद की जा रही कि उनकी काबीना भी जो है उसको हतमी एक शक्ल जो है मिल चुकी होगी। लेकिन आपको लगता है कि इनका जो सोल, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो मुमकिन बन सकेगा विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज? अदालत का काम है एक जजमेंट पास करनी, वो उनके पास कोई ऐसी लाठी है, कोई चीज नहीं है वो एग्जीक्यूट कराएं। अगर वो देखे ना, एक जज साहब ने पेशावर में कहा जी अगर आप नहीं आते तो मैं भी रिजाइन करता हूँ। अगर जज अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, दे शुड लीव द ऑफिस, रैप अप करें। ये तो नहीं है कि जज एक जजमेंट दें तो उसको गरीब लोग को 1 मिनट में इम्प्लीमेंट हो जाती है और किसी ताकतवर के आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। तो फिर जजों को बैठने का कोई राइट है, अदालत को ताला लगाएं, उसके जी हमारी जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती, ताला लगाएं और घर जाएं। और देखिए इस मुल्क में किसी और के हवाले कर दें जो चला सकते हैं इनको, जो इस मुल्क में एक एडीजे की और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की इम्प्लीमेंट हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती। किसी जगह भी आप देखें कितनी पावर है। जी जदून साहब, लग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो फिर कोई बंदा लॉ को मानेगा ही नहीं। इसका मतलब है जिसके पास ताकत है वो ना आइन को माने ना लॉ को माने। ये कहाँ, ये किधर, फिर जंगल में रह रहे हैं, हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं, किस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? अगर कोई कहता जी सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 डेज के, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह रही, तो आप आइन कह रहा है। आइन को अगर आप नहीं मानते फिर कहते जी हम सुप्रीम कोर्ट तो कहे ना कि 90 डेज लिखा हुआ है, अगर 90 डेज पे आप नहीं मानते। जदून साहब, अगर 90 डेज में इलेक्शंस होते नहीं दिखाई दिए, जिस तरह से एक तासुर पैदा हो चुका है कि जी एक नए लंबे सेटअप, केयर टेकर सेटअप एक लंबे अरसे के लिए आ रहे हैं। राजा रियाज साहब की बात मैंने कोर्ट की, गुज़िश्ता रोज रजा रब्बानी साहब भी यही खदशात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फेडरेशन के लिए बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके क्या नताइज आप देख रहे हैं कि ये 90 दिन का, और प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट किया जा चुका है 2 सूबों में इलेक्शंस ना करवा के? नहीं, 2 सूबे के देखिए उसमें थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो स्प्लिट पड़ी है उसका बेनिफिट मिला है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्प्लिट नहीं पड़नी चाहिए थी। चीफ जस्टिस साहब आप इनके पिटीशन पे भी ये नहीं कि आप एक ऐसा बेंच बनाए जिनको लोगों को एतमाद हो। ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है, आप भी यही है कि आप एक ऐसा बेंच बनाए, आप दोनों वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब ये कि आप ये नहीं कि आप एक ही बेंच हर केस में बना रहे। चीफ जस्टिस साहब को ये कि 7 रुकनी 9 रुकनी बेंच बना, ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और इस पर फाइनल जजमेंट दे के जाएंगे जी कोई क्योंकि रिटायरमेंट करीब आ रही है तो उससे पहले कोई ऐसी जजमेंट दें कि जी इंप्लीमेंट करें इसको। ये तो नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना दिए, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। उसका जो 2 सूबों का ताल्लुक था उसमें देखें अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। अभी देखें सारे मिनिस्टरों ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप रिजाइन कर दें, उन्होंने रिजाइन किया है। इसका मतलब वो तो निगरान हुकूमत केयर टेकर का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कर रहे थे। इस तरह पंजाब के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ही मुतमईन नहीं है कि वो केयर टेकर जो है ये न्यूट्रल है तो इलेक्शन किस तरह होगा? इलेक्शन तो सारा जो है वो जिपोटाइज हो जाएगा और इस इलेक्शन पे इतनी उंगलियां उठेंगी इसका अंदाजा कोई नहीं है। इस इलेक्शन को मानेगा कौन अगर इस इलेक्शन हो गया? राइट, जुबैर साहब जी, जुबैर साहब फाइनल कमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के हवाले से, क्योंकि वो ऑलरेडी केयर टेकर्स को भी उन्होंने गाइडलाइंस तो इशू कर दी है, यही ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह तमाम के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी प्रायर आप परमिशन लेंगे, यू विल सीक परमिशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। लेकिन एक इजलास अभी तक आपको लग रहा है कि वो एक कमी नजर आ रही है, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बड़े ही मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं इकोनॉमी को आगे लेकर बढ़ने में, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के साथ कोई इजलास माशाल्लाह से तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, एक दिन के अंदर माशाल्लाह से बहुत कीमतें इस मुल्क में बढ़ी हैं कि आते ही उन्होंने तोहफा दिया। लेकिन जो मेन इशू जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही आइन शिकनी कर चुके हैं। जब इन्होंने इलेक्शन नहीं, उन्होंने रिव्यू डाला उस केस का और कहा कि जी हम 90 दिन में नहीं होना चाहिए इलेक्शन, ये उनका व्यू था उस केस में। लेकिन आप देखें उसके बाद एक और केस भी आया, वो जो स्पीकर का वो CP नंबर 5, उसमें रीजंस पे भी रिसेंटली आया, उन पे लिख दिया कि यू आर बाउंड टू गिव होल्ड द इलेक्शन विद इन 90 डेज। आपने अब 220 पे आपको रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली उनसे कह दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो आइन शिकनी की उनको उसकी सजा मिली, वो आगे भी कर सकते हैं जी। और ये डिबेट अभी होगी, ये डिबेट अभी होगी कि सदर तारीख देंगे या ये तारीख देंगे, इस पे भी आप देखिएगा एक इशू उठेगा अभी। राइट, और ऑल्दो कि अभी तक बड़ी खामोशी है इन सर्कल्स में, स्पेशली पॉलिटिकल हलकों में। जी जदून साहब,
क्लास जो सब आर्टिकल 5 है उसमें लिखे नहीं, प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है कि डेट वही देगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है प्रेसिडेंट डेट देगा। लेकिन वो झगड़ा तो करेंगे ना जी। सो अब ये मैं आपको 1 मिनट में पढ़ के सुना देता हूँ। जी प्लीज। Dissolve the National Assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date, आगे कामा है, not later than 90 days from the date of the dissolution, फिर कामा है, for the holding of general election to the assembly। ये प्रेसिडेंट डेट देगा, वो तो इलेक्शन कमीशन तो डेट दे ही नहीं सकता इसमें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल में ही इन्होंने पहले ये बात कह दी थी कि जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जी इनके पास इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार ही नहीं है, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट की गई। अब सदर पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है, सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान वो करेंगे। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में अहम समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा को बिलाखिर 85 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। समाअत के मौके पर डीसी, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद अदालत के तलब किए जाने पर मौजूद थे। समाअत के आगाज पर डीसी इस्लामाबाद ने मौकिफ अपनाया कि आईबी ने रिपोर्ट दी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमला कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि जेल में कैद शहरियार आफरीदी अदालत पर हमले का मंसूबा कैसे बना रहे थे। क्या शहरियार आफरीदी की जेल में मोबाइल और इंटरनेट तक रसाई थी? अगर शहरियार आफरीदी जेल में रहकर मंसूबा बना रहे थे तो जेल इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जेल में होने के बावजूद उन्होंने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया और जवाब दिया कि मेरी आंख और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या शहरियार आफरीदी जिन लोगों को उकसा रहे थे क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि हम तो मास्टरमाइंड के पीछे जाएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि जो कुछ अदालत के सामने पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। फैसला कर लें कि मुल्क को आइन की तरह चलाना है या किसी और तरह। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी का एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। अदालत का अपने हुक्मनामे में लिखना है कि बादियो नजर में शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के अहकामात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। गिरफ्तारी का एक के बाद एक ऑर्डर का मकसद शहरियार आफरीदी को कैद में रखना था। जिला मजिस्ट्रेट ने बगैर सोचे समझे रिपोर्ट पर एमपीओ जारी किया। अदालत ने दूसरे मुकदमे में पीटीआई की एक और रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा की भी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देते हुए रिहाई का उनकी हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह की भी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत का अपने फैसले में लिखना है कि मुलजिम पर अमन अमान को नुकसान पहुंचाने और इश्तियाल तकारीर करने के इल्जाम साबित नहीं हुए, लिहाजा अदालत मुलजिम सईदुल्लाह को रिहा करने का हुक्म देती है। रियासती जबर व तशद्दुद का ये आलम है कि महज एक सियासी जमात से वाबस्तगी की पादाश में चादर और चार दीवारी की तौहीन के साथ साथ बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां सामने आ रही हैं। 13 साल बच्चे अरसलान नसीम की गुमशुदगी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। बच्चे के वकील का अपने बयान में कहना है कि 9 मई के मुकदमात को बुनियाद बनाकर बच्चे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और 2 माह तक गैर कानूनी कैद में रखा। बच्चे को रिहा करने के बाद मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में बच्चे को नामजद किया गया और पुलिस की जानिब से बच्चे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस की जानिब से बच्चे की बहनों को हरासा भी किया गया। गुज़िश्ता दोनों पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा आतिफ खान के 15 साल बच्चे को भी आपको याद होगा कि एफआईए की जानिब से पेशावर एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक तकरीबन तहवील में रखने की खबरें भी सामने आई। इसी तरह के वाक़यात उन तमाम इंसानी बुनियादी जो हुकूक हैं उनकी संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब निशानदेही करते हैं, जो कि आईन पाकिस्तान में एक आम शहरी को हासिल है। महज एक मखसूस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने के बायस किसी की इज्जत और नफ्स को मजरू करने से रियासत अपने शहरियों को क्या पैगाम दे रही है। और ये जो हम अरसलान नसीम की बात करें इस बच्चे की, हमारी भी दरख्वास्त इस हवाले से ये होगी कि जो नेशनल कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स वो एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ादाना तहकीकात कराए और मालूम किया जाए कि ये बच्चे को किस तरह से अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर क्या जाली मुकदमात बनाए गए, इसको रिलीज करने के बाद किस तरह से इसकी दोबारा से इसकी तलाश में इसको दोबारा रीअरेस्ट करने के लिए छापे मारे गए। इसी दौरान जो इल्जामात सामने आए हैं फैमिली की जानिब से जिसमें इसकी बहनों को हरासा किया गया उसकी तहकीकात करवाई जाए और इंडिपेंडेंटली तहकीकात करवाई जाए। और इस दौरान में जिस तरह से उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जिसपे लाहौर पुलिस ऑफिशियल फौरन सामने आके ट्विटर पे तो पैगाम
पैगाम जारी कर देती है कि बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वालिद साहब का इंतकाल कोई पुलिस तशद्दुद से नहीं हुआ, झूठे और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो आजादाना तहकीकात होनी चाहिए और तमाम हकाइक को मंजर आम पर लेकर आना चाहिए। प्रोग्राम की टीम अलीरा शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।